हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ठीक ही होंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं में एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट लगाया था। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है या नहीं आता है तो वो हमारे पिछले पार्ट 5 में जाकर के एक्सरसाइज 1.2 को देख सकते हैं। आज हम इसी में वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पार्ट 6 लेकर के आए हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? प्रमेय 1.3 पढ़ेंगे। तो प्रमेय 1.3 में क्या पढ़ेंगे कि P एक कोई अभाज्य संख्या है, कोई एक अभाज्य संख्या है और वह अगर a² को विभाजित कर रही है तो वो a को भी विभाजित करेगी। इसे a यहाँ पर क्या है? कोई एक धनात्मक पूर्णांक है। और क्या पढ़ेंगे? और हम प्रमेय 1.4 को सिद्ध करेंगे। प्रमेय 1.4 हमारी क्या है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, खासकर बोर्ड एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम दोनों में आता है, लेकिन इसको हम बोर्ड एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक? तो और इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 10 और 11 हैं इसी पर आधारित, उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रमेय 1.3। तो प्रमेय 1.3 है, मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या बता रहा है कि P एक संख्या है, लेकिन संख्या कैसी है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जिन स्टूडेंट ने नहीं आता है वो मेरा पिछला वीडियो जाकर के उसमें अभाज्य संख्याओं के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, जिसमें P a² को कर रहा है विभाजित। किसको? a² को, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, जो P है एक अभाज्य संख्या। तो कह रहा है कि अगर वो a² को विभाजित कर रहा है तो वो a को भी विभाजित करेगा। ये एक प्रमेय है और इसी प्रमेय पर आधारित है आपका एक प्रमेय 1.4। उसमें क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, उसको हम इसी प्रमेय के माध्यम से ही सिद्ध करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इस प्रमेय को समझते हैं। जैसा कि प्रमेय में कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, तो हमने यहाँ पर P कोई भी एक अभाज्य संख्या ले ली। हमने मान लिया P बराबर 3 हमारा एक अभाज्य संख्या भी है। उसके बाद कह रहा है कि P a² को विभाजित करती है तो a को भी विभाजित करेगी। अब अगर हम मान लें कि a² बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे 81। क्या मान लिया? 81। तो अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर a की वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू, a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a की वैल्यू हो जाएगी √81 और a इक्वल हमारा क्या आ जाएगा? 9। तो हमें यहाँ पर a² की भी वैल्यू मालूम पड़ गई, P की वैल्यू है और a की भी वैल्यू है। अब प्रमेय क्या है? प्रमेय में ये कह रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है, a² को विभाजित करती है। तो a² हमारा क्या है? 81 और P इक्वल क्या है हमारा? 3। तो अगर 81 को 3 विभाजित कर रहा है, देखते हैं कितनी बार करेगा विभाजित? 3 2 जा 6 और 2 7 जा 21, वो सॉरी 3 7 जा 21, तो ये 27 टाइम कर रहा है। अब कह रहा है कि इसको कर रहा है विभाजित तो a को भी करेगा विभाजित। यही लिखा है कि अगर a² को कर रहा है विभाजित तो a को भी करेगा विभाजित। तो इसको भी देख लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आई थी? 9। तो 9 से भी हम 3 को करते हैं, इसको भी इसने कर दिया विभाजित। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या है और P कोई भी अभाज्य संख्या है और वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह a को भी विभाजित करेगी। बस शर्त यहाँ पर यह है कि जो a है, a क्या होना चाहिए? एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांकों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है। 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलते रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। a एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या
ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह ए को भी विभाजित करेगी। इतनी आपको बात इसमें याद रखनी है। अब चलते हैं प्रमेय 1.4 की तरफ। प्रमेय 1.4 में क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमेय 1.4 हमारी है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको अब सिद्ध कैसे करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या ही है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको परिमेय मानेंगे। हम मानेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय सिद्ध नहीं होगी तो ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बड़े ही ध्यान से आपको इसको देखना है, बड़ी ही आराम से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक स्टेप पे आपको ध्यान देना है। सॉल्व करेंगे जब इसको, इसमें लिख लेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या हो जाएगी तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात हमने लिख ली। अच्छा, अब परिमेय संख्याओं के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, Q इक्वल 0 नहीं होता है। ये सब बातें हमने पढ़ी थी परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। और P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन एक चीज और होती है जो हम लोगों को या बहुत से बच्चों को पता नहीं होती है कि परिमेय संख्याओं से संबंधित एक चीज और होती है। क्या होती है वो, कि जो भी परिमेय संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 2/3 एक परिमेय संख्या है, तो इसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अगर इसको हम देखें कि कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो 2 को भी काटता हो और 3 को भी काटता हो, तो वो नंबर एक ही है। एक के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो इस 2 को भी काटे और 3 को काटे। तो P और Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, ओनली वन। P और Q का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है परिमेय संख्याओं में। अब कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे मैंने तो 4/6 लिख दिया, ये भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन जब इसका हम सरलतल रूप करेंगे तो ये क्या आएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये 2/3 आ जाती है। तो कोई भी संख्या अगर इस टाइप से लिखी है, जब उसका हम सरलतम रूप करेंगे तो उसकी एक कंडीशन इस टाइप की है, उन दोनों का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड रह जाएगा। तो इसलिए एक परिमेय संख्याओं से संबंधित एक चीज और है कि जो P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं, इनके एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं। तो यही बात इसमें सिद्ध नहीं होगी, इसलिए ये हमारी क्या बन जाएगी, एक अपरिमेय संख्या बन जाएगी। तो देखते हैं कैसे सिद्ध नहीं होगी। यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, √2 बराबर P/Q, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों बच्चों में वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल P²/Q² हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका, 2 बराबर P²/Q², ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे Q² इक्वल निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा, P² बराबर P²/2। ये इस टाइप से हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा कि P हमारा क्या था, P और Q दोनों पूर्णांक थे। और मैंने आपको प्रमेय 1.3 में पढ़ाया था, अगर कोई अभाज्य संख्या, ये 2 क्या है हमारी अभाज्य संख्या, अगर कोई अभाज्य संख्या P² को विभाजित कर रही है तो वह P को भी विभाजित करेगी। ये हमने अभी 1.3 प्रमेय में पढ़ा था। तो उसी के आधार पर ये क्या हो जाएगा कि दो हमारे जो अभाज्य संख्या है, ये P² को भी कर रही है विभाजित, तो ये P को भी करेगी विभाजित। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 2P² को विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए P को भी विभाजित करेगा, इसलिए P को भी विभाजित करेगा, ठीक है।
इसको समीकरण 1 मान लो, इसलिए ये p को भी करेगा। अब हम क्या मान लेंगे, अब हम यहाँ p की एक वैल्यू मान लेंगे, ठीक है। p बराबर अगर यहाँ पे क्या मान लें 2c मान लें। अब मैंने यहाँ 2 ही क्यों माना, क्योंकि हम √2 सिद्ध कर रहे हैं। अगर हम √3 सिद्ध कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या मानेंगे 3c मानेंगे, ठीक है। या c की जगह a भी मान सकते हैं, कोई भी आप एक पूर्णांक मान सकते हो, ठीक है। या c यहाँ पर क्या है, c यहाँ पर एक पूर्णांक है, ठीक है। तो जब हम p बराबर 2c समीकरण 1 में रखेंगे, p बराबर 2c समीकरण 1 में रखने पर जब इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 बना था q² बराबर p की जगह क्या रखेंगे 2c रखेंगे, तो 2c का स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। तो इधर ये आपका आ जाएगा q² बराबर 4c² अपॉन 2, ये 2 से 4 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा q² बराबर आ जाएगा आपका 2c², और यहाँ c² की अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा q² अपॉन c। अब फिर वही कंडीशन आ गई, इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम। क्या कंडीशन आ गई, सॉरी यहाँ पे आपका 2 रहेगा। कंडीशन क्या आ गई कि 2 हमारा q² कर रहा है विभाजित, तो 2 हमारा q को भी करेगा विभाजित, तो फिर लिख देंगे चूंकि 2 q² को कर रहा है विभाजित, तो q को भी करेगा, तो q को भी करेगा। तो अब जब ये q को भी करेगा तो क्या हो गए, p और q के एक से ज्यादा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। एक तो इनका गुणनखंड था ही, एक से तो ये विभाजित हो ही रहे थे, तभी तो ये परिमेय संख्याएं थी। अब यहाँ पे ये p और q एक से तो हो ही रहे विभाजित, लेकिन यहाँ पे देखा आपने समीकरण 1 के अनुसार p हमारा 2 से भी हो रहा है विभाजित, और समीकरण 2 से अनुसार q भी हमारा 2 से हो रहा है विभाजित। तो एक से तो हो ही रहे थे विभाजित, अब 2 से भी हमारे विभाजित हो रहे हैं, तो यहाँ पर p और q क्या हो जाएंगे, p और q के एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। मतलब एक तो 1 है और एक 2 भी है। ये जो ऐसी स्थिति आई है, ये स्थिति क्यों आई है, ये स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। √2 एक परिमेय संख्या है ही नहीं, तो इसके आंसर में हम सिर्फ एक लाइन लिख देंगे कि p और q के एक के अतिरिक्त क्या लिख देंगे, p और q के एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो इस टाइप से आपने देखा कि हमने कैसे √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया। तो पहले उसको परिमेय माना, और जब वो परिमेय सिद्ध नहीं हुई तो वो एक अपरिमेय संख्या अपने आप हो गई, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जो p और q हमारे पूर्णांक होते हैं उनका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, तो इस वाले पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका उदाहरण नंबर 10 है। उदाहरण को इसलिए लगा रहे हैं कि क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखते हैं, माना 5√3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो 5 - √3 इक्वल p अपॉन q, ठीक है। वेयर p q क्या है, p और q दोनों पूर्णांक हैं,
क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतनी बात मैंने यहाँ पे लिख दी। जब ये ऐसा लिख दिया फिर हम क्या करेंगे कि पी अपन क्यू को इस तरफ लाएंगे तो ये क्या होगा, पी माइनस 5 माइनस पी अपन क्यू इक्वल, ये माइनस का √3 इधर इस तरफ जाएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का √3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पी और क्यू की अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसको इतने को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारी परिमेय संख्या आएगी। मैं आपको दिखा सकता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए हमने p बराबर 2 ले लिया और q बराबर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया। तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 5 माइनस 2/3, तो 15 माइनस 2/3 और ये आ जाएगा आपका इक्वल में 13/3। और 13/3 क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ऐसे आप p और q की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा, परिमेय संख्या का ही आएगा। लेकिन ये इधर ये √3 है और √3 पता हमें क्या होता है, √3 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये दोनों आपस में कैसे बराबर हो सकती हैं, ये दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं सकती। तो ये एक तरीके से क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो जब ये विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कल्पना ही गलत की थी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि पी क्यू दोनों पूर्णांक हैं, पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, इसलिए 5 माइनस पी अपॉन क्यू का मान एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या 5 माइनस पी अपॉन क्यू का मान एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे ए विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। अब ऐसे ही मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर हर एक कंडीशन में अपरिमेय संख्या ही आती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि हमने परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को क्या किया था, घटाया था। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। वो मैंने कंडीशनें आपको सारी पढ़ाई हुई है, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका उदाहरण नंबर 10 का सॉल्यूशन ये हुआ। अब हम चलते हैं उदाहरण नंबर 11 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 11 आपका है कि दर्शाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम परिमेय मान के सिद्ध करेंगे। माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, इसको P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√2 बराबर P अपॉन Q, और P और Q क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। ये बात हम आपको बता चुके हैं, यहाँ लिख लो। P और Q दोनों पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 भी है। जब इस हिसाब से है तो यहाँ क्या क्या कर सकते हैं, √2 इक्वल P अपॉन 3Q हो जाएगा। अब देखो, अब फिर वही एक कंडीशन बन गई कि अगर इसमें हम देखें, हमें पता है कि √2 हमारी कैसी है, परिमेय संख्या है, और यहाँ पर P और Q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो खाली इतने को अगर हम सॉल्व करेंगे, P और Q दोनों पूर्णांक हैं, तो हम कोई भी पूर्णांक लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी ये हमेशा परिमेय संख्या ही आएगी। ये P अपॉन 3Q है, तो यहाँ पर हम कोई भी पूर्णांक मान लीजिए P बराबर हमने 7, P बराबर हमने
4 मान लिया और q बराबर हमने 5 मान लिया। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुणे 5, तो ये क्या आ जाएगा 4/15। और 4/15 हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ये कैसा क्या हो रहा है, ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने कल्पना ही गलत की थी, माना ही हमने गलत था, तो इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, P, Q पूर्णांक है, इसलिए P/3Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या होगी। और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है, (3√2), इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, अपरिमेय संख्या ही है। तो इतनी सी बात थी। तो यहाँ पर क्या हम लोगों ने प्रमेय 1.3 की प्रमेय 1.2 में प्रमेय 1.4 में हमने सिद्ध किया कि √2 एक हमारी अपरिमेय संख्या है। उसके बाद हमने क्या किया, उदाहरण नंबर 10 किया, उदाहरण नंबर 11 किए। तो इतना सब मैंने आज इस क्लास में आप सब लोगों को कराया। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में आपको इस पर आधारित आपकी प्रश्नावली 1.3 है उसको कराएंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।